कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज दो सॉल्ड एग्जाम्पल्स है, वो पहले कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 और 9। एग्जाम्पल नंबर 8 पहले रीड करके रखो। 8 और 9 दोनों रिंग के ऊपर है, विच इज़ रिलेटेड टू एनर्जी कंजर्वेशन। और एनर्जी कंजर्वेशन हमको लगाना है, अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अगर लगाना है हम लोग को, तो आपको पोटेंशियल और काइनेटिक समझ में आना चाहिए। काइनेटिक तो समझ में आता ही, 12mv²। पोटेंशियल एनर्जी समझ में अभी आ जाएगा, क्योंकि हमने इसका पोटेंशियल पढ़ लिया है रिंग का, बराबर। तो वी कैन ट्राई। चलो, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ना, रिंग दिया हुआ है, एक रिंग पे कुछ चार्ज का वैल्यू लिखा हुआ है, कुछ तो लिखा होगा, कैपिटल क्यू, छोटा क्यू, कुछ तो लिखा होगा। ऐसा मत करो। फाइंड द वेलोसिटी v नॉट सच दैट द पार्टिकल क्रॉसेस द रिंग। तो हम खुद ही मान लेते हैं। और जो चार्ज उसने रखा है एक्सिस पे, उसका नाम क्या है? क्यू। कुछ इन भी लिखा है क्या उधर? अच्छा, चलो ठीक है, मैं खुद ही यहाँ पे कैपिटल क्यू मान रहा हूँ। रेडियस तो आई होप दिया होगा एटलीस्ट, रेडियस। और ये एक्सिस में कितने डिस्टेंस पे खड़ा है वो? कौन सा? कैपिटल। ये भी कैपिटल आ रहा है? ओ, तो अच्छा डेटा है ये वाला। ठीक है, मैंने आपको रिंग का जब फॉर्मूला, वो तो फील्ड वाले में दिया होगा ना, रिंग का फॉर्मूला मैंने इलेक्ट्रिक, वो इसके पिछले चैप्टर में जब मैंने रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला दिया होगा, फिर मैंने आपको एक्स के वैल्यूज़ दिए होंगे ना, √3r, √7r, √8r कैलकुलेट करने के लिए दिया होगा मैंने। ठीक है, नोट्स रिवाइज करते रहना चाहिए। r, ये qn, ये कैपिटल क्यू ले लिया, इसको यहाँ पे किसी वेलोसिटी से थ्रो किया है उन्होंने। क्या किया? v नॉट से उसकी तरफ थ्रो किया, राइट। पूछा क्या है? फाइंड मिनिमम v नॉट सच दैट q in crosses सेंटर ऑफ द रिंग। क्यों ऐसा चाहिए मालूम है? जरा क्वेश्चन का मतलब समझने का ट्राई करते हैं, ऐसा पूछा ही क्यों है। अगर आप किसी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज मान लो, इसको भी पॉजिटिव चार्ज मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर कोई एक भी नेगेटिव होता तो अपने आप ही सेंटर पे आ जाता, फिर हमारी ज़रूरत तो नहीं होती ना उसको। मैं अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज का अरेंजमेंट होता, इसको चार्ज को यहाँ से सिर्फ रिलीज करता, तब भी ये उसको अट्रैक्ट तो कर ही लेता। तो इसका मतलब दोनों पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेगा, तो मतलब ये रिंग इसके ऊपर किस तरफ फोर्स लगा रहा है? उस तरफ, बट वेलोसिटी इस तरफ है, तो पार्टिकल राइट जाएगा कि लेफ्ट जाएगा? यस, वेलोसिटी को फॉलो करेगा पहले, जब तक उसकी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। एक्चुअली ऐसा होगा कि अगर आपने वेलोसिटी से फेंका, हो सकता है कि यहाँ से रुक के वापस चला जाए, हो सकता है इफ यू थ्रो समथिंग, जैसे ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंकने का ट्राई करते हो ना आप, एक लिमिट जाके वापस आ जाता है ना। और जिस वेलोसिटी से हम लोग ऐसा फेंके कि वापस कभी आए ही नहीं, उसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड। यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी तो नहीं, बट कॉन्सेप्ट लॉजिक सेम पड़ रहा है कि व्हाट वेलोसिटी विच यू शुड थ्रो मिनिमम वेलोसिटी, ताकि एटलीस्ट सेंटर तो पार हो जाए, क्योंकि एक बार सेंटर पार हो गया तो ये रिंग उसको उधर लेफ्ट में धक्का दे ही देगा ना कंटिन्यूसली। तो आपका मिनिमम, आपका जो 2 पॉइंट्स है एनर्जी कंजर्वेशन में लगाते हैं ना, इनिशियल फाइनल वाला, वो कौन से पॉइंट हो जाएंगे? एक ये हो जाएगा I, और जब ये सिचुएशन इधर आ जाएगा ना तो हो जाएगा F। ठीक है, मतलब ये अरेंजमेंट जो है ये इनिशियल अरेंजमेंट, और फाइनल अरेंजमेंट कैसा दिखेगा? जब चार्ज पार्टिकल इधर पहुंच जाएगा, ये Q इधर पहुंच जाएगा, ये कैपिटल Q इधर है, और ये रेडियस कितना है? कैपिटल R। ये अरेंजमेंट पे अगर हम लोग पहुंच गए तो यहाँ पे आके जस्ट रुक गया तो भी चलेगा, यहाँ पे आके जस्ट रुक गया तो भी वी डोंट माइंड। जस्ट मिनिमम चाहिए ना अपने को भी। एस्केप में याद है अपने इन्फिनिटी पे 0 ले लेते हैं बाहर जाते ही। चलो अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं। तो UI प्लस KI इज इक्वल टू UF प्लस KF। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखो एनीवन? फॉर्मूला क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी का? एक तो फॉर्मूला Q1 Q2 बाय R था, जिसका कोई काम यहाँ पे नहीं है, बिकॉज देयर आर नॉट 2 पॉइंट चार्जेस, दिस इज अ रिंग एंड अ पॉइंट चार्ज। सो पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला मैंने दिया होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल। जब पोटेंशियल पहली बार पढ़ाया होगा तो V इज इक्वल टू कुछ लिखा होगा ना, U/Q ऐसा कुछ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब पढ़ा होगा तो वहां पे फॉर्मूला दिखेगा U/Q। नोट्स में देखो, बोर्ड पे तो कुछ नहीं है अभी, नोट्स में मिलेगा आपको। मिला आपको V इज इक्वल टू U/Q या डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा U/Q, ऐसा कुछ भी मिल रहा है? मिल गया। तो अगर V इज U/Q तो U इज इक्वल टू, तो वही तो लिखना है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। ठीक
ठीक है, वो भी अगेन पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल है ना। हाँ लेता हूँ ना, उसमें वी पुट तो करूँ नेक्स्ट स्टेप में। ये Q इंटू वोल्टेज फॉर्मूला, चार्ज कौन सा जो आपने वहां पे इस पॉइंट पे रखा हुआ, यानी कि ये Q इन, और पोटेंशियल किसकी वजह से, रिंग की वजह से। कहां पे, यहां पे, ड्यू टू रिंग एट एक्सिस प्लस व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ m v नॉट स्क्वायर। व्हाट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, अगेन Q इन इंटू पोटेंशियल ड्यू टू रिंग एट सेंटर। और काइनेटिक एनर्जी कितना फाइनल लेना है, जस्ट पहुंचाना है तो 0 ले सकते हो आप। ये हो गया चारों टर्म्स बराबर, फाइन। Q इन एट एक्सिस और पोटेंशियल रिंग का दिया हुआ है, सॉल्व कर लेते हैं आगे। Q इन ऐसे ही रहने दो, अभी फिलहाल Q इन लिखना छोड़ दो, सिर्फ Q लिखो चलेगा, स्मॉल q। ये Q पोटेंशियल ड्यू टू रिंग एट एक्सिस का फॉर्मूला क्या होगा, K कैपिटल Q अपॉन, अब यहां पे जो तू बोला था ना वो लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस फॉर्मूला एक्स स्क्वायर का था ना, और x का वैल्यू कितना है यहाँ पे r। हाँ अपन नेक्स्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, हाफ m v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, q, छोटा q रहने दे रहा हूँ। पोटेंशियल एट सेंटर कोई बता सकता है, रिंग का पोटेंशियल एट सेंटर, k कैपिटल q अपॉन r। अच्छा, मेरे इस इक्वेशन में कैपिटल Q कैंसिल नहीं हो रहा है, तो जरा उनका फाइनल आंसर में कैपिटल Q कहीं दिख रहा है क्या, है ना, मतलब तो अपन ने सही एज्यूम किया है, मतलब कि वो रिंग का चार्ज लेना पड़ेगा। आप चाहिए तो डायग्राम में ही क्वेश्चन में कैपिटल Q लिख सकते हो आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप, उनको मुझको लगता है क्या ऑप्शन में एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में चाहिए, डू दे हैव एप्सिलॉन नॉट समवेयर, हाँ सॉरी दे हैव K ओनली, श्योर, तो चलो अच्छा है, हम K सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। चलो मुझे जो चाहिए वो इधर है ना, तो यानी ये चीज़ उधर जाएगी, राइट। इसमें x का वैल्यू क्या डालना है मुझे, r, तो इसको जरा सिंप्लीफाई कर ही लो पहले, k कैपिटल Q स्मॉल q अपन व्हाट इज r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 2r स्क्वायर, जिसका रूट लेना तो रूट 2r प्लस हाफ m v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू सिर्फ k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r, ये पूरा टर्म उधर लेके जाओ, हाफ m v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r माइनस k कैपिटल Q स्मॉल q बाय रूट 2r। अब यहाँ से ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन दिख नहीं रहा मुझे, आई कैन ट्राई, जैसे मुझे जो चीज़ चाहिए वो इधर ही रहने दो, ये पूरा 2 ऊपर जाएगा, 2 टाइम्स नीचे m चला जाएगा, और इसमें से भी क्या क्या कॉमन आ जाएगा इन सब में से, k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r, इसमें 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2 बचा, जिसको हम चाहे तो कर सकते हैं ना, रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 कर सकते हैं, और ये v नॉट भी रूट ले लें, और ये कर ही लूँ क्या, रूट 2 माइनस 1 लिख दूँ यहाँ पर, समझो अगर कर दिया, रूट 2 माइनस 1, नीचे रूट 2 बचा, पर नीचे का रूट 2 और ये 2, तो एक रूट 2 बचेगा, और इधर क्या बचा, कैपिटल Q स्मॉल q, सब कुछ एवरीथिंग नीचे इज mr और एवरीथिंग अंडर रूट। सो आई वुड प्रिफर टू लीव दिस आंसर हियर, चलेगा इतना, सब टर्म्स बराबर मैच हो रहे हैं, k q q mr ये सही जगह पे आया सब मेरे, ये नंबर मैच नहीं हो रहा होगा बिकॉज वो लोग ने शायद, आप जैसा मेरे को लग रहा है, ये यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। एनीवे एनर्जी कंजर्वेशन वाज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये कैसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं हम लोग एक रिंग और चार्ज के बीच में, वो यहाँ पे सीखने वाली बात है, ये दो। बाकी तो इसके बाद ये सब्स्टिट्यूशन होने के बाद तो कुछ अपने हाथ में फिजिक्स नहीं है, वो तो खाली रीअरेंजमेंट है, ऑप्शन आएंगे तो समझ में आएगा कि किधर तक लेके जाना है, वो सब है बराबर। तो मेन तो कॉन्सेप्ट तो इधर ही था, ये 2-3 स्टेप्स में स्टार्टिंग के, बराबर है। क्वेश्चन नंबर 9 आई एम अगेन होपिंग कि शायद सिमिलर ही कॉन्सेप्ट पे हो, एक बार आप पढ़ के ज़रूर रखो, लेकिन 9th वाला। A ring of radius r having 2 charges. Oh. A ring of radius r is having 2 charges q and 2q distributed on its 2 half parts. ये कुछ तो अलग है, एक रिंग है जिसका जो अपर हाफ पार्ट है ना उसका चार्ज अलग है, और लोअर हाफ वाले का चार्ज अलग अलग है। अपर हाफ कितना चार्ज है, q ले लेते हैं, लोअर हाफ 2q, ये आपका एक्सिस तो है यहाँ पे। आपको ये लाइन समझ में आ रही है, ये z एक्सिस टाइप है, ठीक है।
आगे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्या आगे क्या है? Find the electric potential at a point on its axis at a distance 2 root 2 r. बस पोटेंशियल ही पूछा है। चलो ठीक, कुछ एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा ना। कितने डिस्टेंस पे बोला है? x इज इक्वल टू 2 रूट 2 r। एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल। तो अच्छा वो फील्ड नहीं पूछ लिया, फील्ड कुड हैव बीन वेरी ट्रिकी, क्योंकि फील्ड वेक्टर्स है। आप इस पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इस पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, उसका रिजल्टेंट थोड़ा सा लगता दिमाग। वो टेबल 2 से भी नहीं होता। टेबल 2 पता क्या है? क्या है? हाँ, वेक्टर्स का टेबल 2 ना, उससे नहीं होता, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम ही नहीं आती ना, दोनों फील्ड की। इसकी फील्ड और इसकी फील्ड सेम तो नहीं आती, तो वो टेबल 1 से होता। और एंगल तो और कॉम्प्लेक्स है, तो टेबल 1 के किसी केस से भी नहीं होगा ये सम। फील्ड वाला, पोटेंशियल वाला इज रादर सिंपलर, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर है, आप डायरेक्टली ऊपर वाले का नीचे वाले का निकाल के ऐड कर सकते हो। इनफैक्ट देयर इज अ शॉर्टकट ऑल्सो, आप डायरेक्ट टोटल चार्ज भी ले सकते हो सीधा। टोटल चार्ज भी ले सकते हो आप सीधा, के टोटल क्यू अपॉन जो भी डिस्टेंस है, क्योंकि अभी भी रिंग का हर पॉइंट इधर से कितने डिस्टेंस पे है? सेम डिस्टेंस पे है ना, बराबर। ये जो हाइपोटेनियस है उसी को तो हम लोग ये बोलते हैं ना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप क्या भी प्रीफर करोगे? मैं पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखूं रिंग का, ये वाला, या मैं डायरेक्टली हाइपोटेनियस अभी निकाल लूँ ज्योमेट्री से और फिर सीधा के क्यू बाय सिंगल आर लिखूँ? दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, बोलो। हाइपोटेनियस निकाल लूँ पहले से अलग से, कितना आएगा बताओ? ये आर है, ये टू रूट 2 आर है। प्लीज लेट मी नो व्हाट इज दी हाइपोटेनियस। आ गया क्या सबको? 2 2 जा 4, रूट 2 का 2, 4 2 जा 8, 8 और ये 1 ना, हाँ 9 का रूट 3। लिखूं कि समझ में आ गया सबको? लिख दूं 3r सीधा? दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ क्वेश्चन, हमको खुद इवेल्युएट करना है। चलो, तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा सीधा? के टोटल चार्ज q प्लस 2q और डिस्टेंस है 3r। क्या 2 प्लस 1 तो 3 3। प्लीज लेट मी नो ये आंसर सही है क्या? हो गया। तो इट इज रादर सिंपलर। आया समझ में आपको मेरी बात? तो ये 2 सम हो गए। दूसरा वाला फिर भी थोड़ा और बेटर लग रहा है कि हाँ ऐसा टाइप का सम्स आने के चांसेस ज़्यादा है। पहला वाला इज मोर फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देने के लिए, ठीक है। चलो, ये हो गया आपका 9th वाला हो गया यहाँ पे। इसके बाद सॉल्व एग्जांपल्स जो है वो बेसिकली उसके पहले एक टॉपिक है, राइट। अभी क्रूशियल टॉपिक आ रहा है आज का, वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाउ दे आर रिलेटेड आपस में। सही बताऊं तो ये सबसे पहले पढ़ाना चाहिए। सब पोटेंशियल्स लिख रहे थे ना अपन सबके, पॉइंट चार्ज के अलावा जितने भी हमने सब लिखे ना, वो पढ़ाने से पहले, प्रूव करने से पहले हमको ये करना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं किया मैंने? क्योंकि ये पढ़ने के बाद, क्योंकि इसमें डिफरेंशियल इंटीग्रेशन आता है पहले तो, ठीक है। फिर इसका यूज़ करके अगर मैं सब डिराइव करने जाऊंगा तो थोड़ा लोड बढ़ सकता है अपने पे। तो मैंने प्रीफर किया कि हम पोटेंशियल सारे पढ़ लें, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड सम ज़्यादा आते हैं अपने को, ठीक है। बट बोर्ड में कॉन्सेप्चुअल सम भी आता है, और कॉन्सेप्ट सही करना तो एनी डे ज़रूरी है। तो देयर वी विल गो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऑलरेडी कुछ कुछ बातें शायद हम लोग समझ सकते हैं खुद से ही, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज मैं ले लेता हूँ आपके साथ। इसका जो आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किस शेप का होता है? इसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किस शेप की होती है? उस शेप को क्या नाम देते हैं? पहले तो ये बताओ, यूनिफॉर्म होगी कि नॉन यूनिफॉर्म? एक पॉइंट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आसपास क्रिएट करता है वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म, वेरी गुड। यूनिफॉर्म सिर्फ शीट क्रिएट करता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट वाला, बस, और कोई नहीं कर सकता। भले ही इसका डायग्राम कितना भी सुंदर दिखे, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं करेगा। इस शेप का नाम क्या है? करेक्ट, इसका नाम है रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं उसको। और नेगेटिव चार्ज का फील्ड कैसा दिखता है? रेडियली इनवर्ड्स। तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। मैं फिर से बता रहा हूं एक बार, ये नॉन यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम, बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई है मैंने। किसी भी r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये भी आपको पता है, कि q बाय आर स्क्वायर, बराबर है। लेट्स ऐड पोटेंशियल ऑल्सो, द डिस्कशन ऑफ पोटेंशियल ऑल्सो हियर। व्हाट इज द पोटेंशियल एट एनी r डिस्टेंस? kq बाय आर। लेट मी टेक 2 पॉइंट्स, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। दिस इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r या dr में से कोई एक चीज आप ले सकते हो। These 2 points are separated by a small distance, either it is r या
डी आर, आर के डी आर होता है, बराबर है। इस दो पॉइंट्स के नाम मैं लेना चाहूंगा अभी, ए और बी। इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी है कि बी से ए है? सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव्स फ्रॉम ए टू बी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम ए टू बी। ये बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं हम सब लोग, एक्सेप्ट भी हो रहा है। यहाँ पे मैं कुछ सिखा नहीं रहा हूँ ज़्यादा, बस जो ऑलरेडी हमें पता है उसको अलग वे में आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ए से बी मूव कर रही है? हाँ मूव कर रही है, दिख रहा है। अच्छा, क्या मुझे आप ये भी बता सकते हो कि पोटेंशियल ए पे ज़्यादा है कि बी पे ज़्यादा है? दिस इज अगेन प्योर मैथमेटिकल क्वेश्चन के फॉर्मूला तो पता है, के क्यू बाय आर। कैन वी कंपेयर कि ए पे ज़्यादा पोटेंशियल है कि बी पे ज़्यादा पोटेंशियल है? क्यों? करेक्ट, कम डिस्टेंस ज़्यादा पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ए से बी जा रहा है और पोटेंशियल कहाँ ज़्यादा है? ए से बी। ये दो लाइन को अगर मैं ऐसा मान लूँ कि हमेशा ट्रू ही होगा, ऑल्दो मैंने आपके सामने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है, बट अगर मैं आपको बोलता हूँ कि एक्चुअली ये दो सेंटेंसेस हमेशा ट्रू है, तो इन दोनों को मिला के एक लाइन लिखना चाहता हूँ मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव फ्रॉम डैश पोटेंशियल टू डैश पोटेंशियल। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां पे जाती है ना, उसके अलोंग अगर आप चलोगे ना तो पोटेंशियल कम होगा, पोटेंशियल ड्रॉप। इसलिए उसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पोटेंशियल ड्रॉप्स। कि एज वी मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पोटेंशियल गिरना ही गिरना है। आई कैन टेक अनदर एग्जांपल टू मेक इट फेयर कि भाई सर एक ही एग्जांपल से कैसे, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो क्या फर्क पड़ता? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव फ्रॉम बी टू ए, पोटेंशियल फिर ए पे ज्यादा होगा कि बी पे ज्यादा होगा? अभी भी ए पे वैल्यू ज्यादा होगी, पर लेकिन पोटेंशियल नेगेटिव होंगे ना। यहाँ पे -10 वोल्ट है, यहाँ पे तो कम होगा ना, -5 वोल्ट। यहाँ -10 और यहाँ पे -5, क्योंकि नेगेटिव चार्ज लिया मैंने। -10 वोल्ट और -5 वोल्ट, कौन सा ज्यादा है? -5। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बी से ए जा रही थी, तो अभी भी प्रूव कर दिया ना मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। मैग्नीट्यूड तो ए पे ज्यादा है, फील्ड लेकिन पोटेंशियल बी पे ज्यादा है, और फील्ड लाइन भी बी से ए जा रही है नेगेटिव चार्ज में। और मैं आपको अभी बोल रहा हूँ गारंटी, ये दो लाइन हमेशा वैलिड है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी नोन एग्जाम्पल का यूज करके कुछ बताया है मैंने, और नाउ आई विल गो फॉर जेनरिक एक्सप्लेनेशन। समझ में आपको मेरी ये बात? करेक्ट है इतना? एज वी मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पोटेंशियल ड्रॉप्स। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? ठीक है, तो पहले इसको जरा अच्छे से सब कुछ लिख लो। ये हटाता हूं यहां से, बाजू वाले से देख ले। तो पीछे वाले से देख ले। चलो, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी को जनरल वे में पढ़ना है। फॉर यूनिफॉर्म पहले पढ़ लेंगे। फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा दिखता है? वेरी गुड, इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस, ठीक है ना, इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई ले रहा हूं, इधर ध्यान दो। अब जैसे मैंने वहां पे ए और बी पॉइंट लिए ना, वैसे मैं यहां पे भी कोई दो पॉइंट्स ले लेता हूं, ठीक है। एक ये ए पॉइंट और एक ये बी पॉइंट में ले रहा हूं। एवरीवन इज क्लियर विद दीस 2 पॉइंट्स? आपको थोड़ा नॉलेज आ गया होगा। ए पे पोटेंशियल ज़्यादा लूँ कि बी पे पोटेंशियल ज़्यादा लूँगा? ए पे, बिकॉज इस डायरेक्शन में जाते जाते पोटेंशियल कम होना चाहिए, तो ए पे पोटेंशियल बी से ज़्यादा ही है। ओके फाइन। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये डायरेक्शन में थी, मतलब ये डायरेक्शन में, पर आप ऐसे थोड़े किसी एंगल पे चले गए ना। मतलब अगर आपका डिस्प्लेसमेंट ये है आर,
ये डिस्प्लेसमेंट है, आर बोलो या डी भी बोल सकता हूँ, जैसा भी आपको सही लगे। ये डिस्टेंस डी है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी मैंने ई लिया हुआ, इनके बीच में एंगल थीटा है, ए से बी गया। कितना वर्क करना पड़ेगा मुझे टू टेक अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी? वर्क डन टू टेक अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी विल बी क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वी बी माइनस वी ए। वर्क डन टू टेक अ चार्ज क्यू फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन टू टेक चार्ज फ्रॉम ए टू बी, इतना वर्क करना पड़ेगा आपको, Q इंटू वी बी माइनस वी ए, बराबर है। अभी क्या वर्क डन का एक फॉर्मूला, वो वर्क पावर एनर्जी से भी हमें पता है ना, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा, या इन दिस केस एस की जगह एफ डी कॉस थीटा इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये डेल्टा वी लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। इतना अभी तक फोर्स कितना लगाना पड़ेगा आपको, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फील्ड का फोर्स कितना है? Q इंटू ई। सो Q टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। एनीवन? Q कैंसिल हो गया, बराबर है इतना अभी तक। ये कॉस थीटा इंडिकेट्स क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट, तो वैसा कर सकते हैं अपन। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे? डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डी कॉस ऑफ थीटा, ये फॉर्मूला आया मेरे पास। मेन टॉपिक है ई और वी का रिलेशन, तो मिल रहा है वो ई और वी का रिलेशन, बट ई और वी के रिलेशन में डिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है कि कौन से दो पॉइंट के बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हो। इसको हम चाहे तो सीधा ई डॉट डी भी लिख सकते हैं। डी कॉस थीटा जो होता है वो मुझे आप इस डायग्राम में बता सकते हो कि डी कॉस थीटा किधर है? अगर मैं ट्राइंगल कंप्लीट करूं चलेगा? मैं चाहे तो एक रेक्टेंगल भी कंप्लीट कर सकता हूं, बराबर है इतना। तो मुझे बता पाओगे ट्राइंगल के हिसाब से हाइट है कि बेस है? डी कॉस थीटा बेस है। तो डी कॉस थीटा इज ऑल्सो द like the displacement along electric field. Does this make sense to you? कि जो d cos थीटा होता है ना, हमेशा ये फॉर्मूला लगाना जरूरी नहीं। अगर आपको ऑलरेडी ओरली दिख रहा है कि ये डिस्टेंस कितना है, भले उन्होंने ये दिया है, बट अगर आपको डायग्राम से खुद ही दिख जाता है सर ये डिस्टेंस कितना, सीधा ये लो, सीधा आप ये वाला डिस्टेंस ले सकते हो। मेरी बात को समझ में आ रही है आपको? इसको फिर वी कैन राइट डी पैरेलल लिख सकता हूँ, चलेगा? डी पैरेलल वाले में हम लोग कंपोनेंट लेते थे, एक को डी परपेंडिकुलर, एक को आप परपेंडिकुलर, एक को पैरेलल वर्ड यूज करते हैं अपन। तो जो फॉर्मूला एक्चुअली काफ़ी फेमस है वो ये है, v इज इक्वल टू ई डी। ये फॉर्मूला काफ़ी इजीली यूज होता है, v इक्वल टू ई डी सीधा। बट दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर यूनिफॉर्म फील्ड, इज ओनली वैलिड फॉर यूनिफॉर्म फील्ड्स। v इज इक्वल टू ई डी, ये ज़्यादा ईजी है याद रखना। बस हर एक टर्म का मतलब बहुत ही क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। इसमें एक्चुअली v का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है। E यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए, और D पैरेलल शुड बी डिस्प्लेसमेंट अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्प्लेसमेंट अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मतलब ये डिस्टेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टेक्निकली एक नेगेटिव भी आना चाहिए, यहाँ पे टेक्निकली एक नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव इंडिकेट्स के एज यू मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पोटेंशियल ड्रॉप्स, एज वी मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए। क्योंकि आपको यहाँ पे पहले से पता है ना कि यहाँ पे ये वी भी बड़ा होगा कि वी ए बड़ा होगा? वी ए बड़ा होगा, तो ये नेगेटिव आने वाला है, ये आपको पहले से पता है, बराबर। तो अगर मुझे यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो नेवर डोंट पुट हियर प्लस माइनस का सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो कॉन्सेप्चुअली आप हमेशा लगा लोगे आप कि पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है कि राइज हो रहा है। एज आई मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पोटेंशियल ड्रॉप, इफ आई मूव अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पोटेंशियल राइजेस। ओके फाइन। अगर हम लोग सिस्टम के भरोसे रहे, सिस्टम को करने दिया जो चाहिए उसको, तो ये तो हमेशा चाहेगा कि पोटेंशियल ड्रॉप ही हो सिस्टम का। अगर मैं मास को इसको छोड़ दूं तो नीचे ही गिरेगा ना, पोटेंशियल कम ही करेगा ना अपना। तो सिस्टम के भरोसे रहोगे तो पोटेंशियल कम करने की कोशिश करेगा।
अनदर वे टू लुक एट इट, अगर मैं उस चार्ज पार्टिकल, अगर वहाँ पे ए पे कोई और चार्ज वहाँ पे छोड़ दूँ तो कहाँ जाएगा? एक ए पे अगर मैं कोई पॉजिटिव 1 कूलम छोड़ दूँ तो वो बी पे जाएगा या बी से उल्टा जाएगा? अलॉन्ग ही चला जाएगा ना। वैसे मतलब अगर तुम सिस्टम के भरोसे रहे तो वो हमेशा अपना पोटेंशियल कम करने की कोशिश करता है। तुम्हें सिस्टम का पोटेंशियल जी बढ़ाना है तो तुम्हें फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ता है। यू हैव टू डू द वर्क टू टेक अ चार्ज टू गो फ्रॉम बी टू ए, ऐसा। ठीक है, चलो विल कीप गोइंग। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ज़्यादा है, V इज इक्वल टू ई डी, बराबर है इतना। एक चीज़ और मैं पूछ लेता हूँ यहाँ पे, ये सी पॉइंट दिख रहा है किसी को? हाँ, V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, E का मतलब यूनिफॉर्म ही होना चाहिए, ये यूनिफॉर्म फील्ड स्ट्रेंथ, और D मतलब ये तो वही जो अपने पास ऊपर था, ये D पैरेलल यही है, बराबर। ऑलराइट, इस फॉर्मूला में V का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। D का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो E का यूनिट क्या बनेगा? जो मैंने E सिखाते वक्त 2 यूनिट दे दिए थे, एक तो न्यूटन पर कूलम दिया था और बोला था वोल्ट पर मीटर बाद में समझाऊंगा, ये इधर है। आ रही है आपको मेरी बात समझ में? हाँ, मैं यहाँ से आपको एक पोटेंशियल एट A, पोटेंशियल एट B और पोटेंशियल एट C, आई वॉन्ट दी ऑर्डर असेंडिंग डिसेंडिंग या कोई इक्वल है क्या आपस में, वो बताओ। A और C नहीं, ओके। B और C इक्वल है, यस, क्योंकि आप फील्ड लाइन के अलॉन्ग चले ही नहीं, आप उसके परपेंडिकुलर चले गए। तो B और C का पोटेंशियल एक्चुअली सेम होता है, और A B में तो पहले से पता है ना कि A का B से बड़ा होगा। डू यू गेट इट? ये बात समझ में आ रही है आपको मेरी? ये और ये का पोटेंशियल सेम है, आप आगे ही, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग चले ही नहीं। समझो अगर B से C गए तो आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट तो की मैं, डिस्प्लेसमेंट तो किया मैंने, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग नहीं किया। इट इज वेरी सिमिलर टू, मालूम है अपना ब्लॉक अगर हॉरिजॉन्टल चलता है तो ग्रेविटी का वर्क 0 लेते हैं, क्योंकि ग्रेविटी नीचे होता है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल होता है, 90 डिग्री होता है, cos 90 0 होता है। वो लॉजिक भी लगा सकते हो। इसको काफ़ी डेप्थ में हम आगे लेके जाएंगे कि किन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होता है। 0 तो बात कहाँ की अभी तक, किन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होता है, दैट पर्टिकुलर हेडिंग इज कॉल्ड एज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। आगे है वो, ठीक है ना? आई थिंक आई ऑलरेडी मेंशन, यहाँ से सब कुछ बोर्ड्स में है, बराबर है, गुड। चलो, तो V इज इक्वल टू ED बट ओनली फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सब बता दो हमें। चल, फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मतलब कोई भी रैंडम बना दूं ना, ऐसा। डज दिस मेक सेंस? ठीक है, इतना कुछ भी एक छोटा सा पॉइंट ले लेते हैं, A पॉइंट और B पॉइंट। द डिस्प्लेसमेंट नीड्स टू बी स्मॉल नाउ, दिस टाइम dr, I'll take dr as the small displacement, assuming कि इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डिस्प्लेसमेंट उधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इनके बीच में भी एंगल दिख रहा होगा। छोटा सा वर्क डन विल बी इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट FDR cos थीटा, बराबर। वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, बराबर है इतना। फोर्स की जगह पे फॉर्मूला क्या, Q इंटू E dr cos थीटा, या इट वर्क्स। क्या आ रहा है अपने पास फिर, Q और Q कैंसिल, तो इसको भी डेल्टा भी नहीं लिखना चाहिए, dV स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इतना अभी तक क्या आ रहा है, dV इज इक्वल टू EDR cos थीटा को अगर अवॉइड करना है तो ऐसा लिख सकता हूँ मैं सीधा, और नेगेटिव लगाना चाहिए मुझे। नेगेटिव इंडिकेट्स that potential drops along electric field, ये लिख दिया। dV इज इक्वल टू माइनस EDR। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं I कैप J कैप K कैप के फॉर्मेट में, और डिस्प्लेसमेंट भी I J K में लिख सकता हूँ ना। तो पुट E इज इक्वल टू E का X कंपोनेंट
ई का वाई कंपोनेंट, ई का जेड कंपोनेंट। कोई डर तो नहीं रहा ना इससे? वाली कंपोनेंट्स है, कोई ना कोई नंबर्स होंगे, दे देगा वो। ओके, गॉस लॉ के किसी तो सम में भी शायद आया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड आईजे के में। और एनीवन वांट टू टेक अ गेस कि डीआर कैसे लिखना चाहिए मुझे? सेम लॉजिक उसमें लगाना है जो ऊपर लिखा है, डी आर एक्स। ओके, और भी एक बेटर टर्म है उसकी जगह, सीधा क्या आर एक्स, डी एक्स। डी एक्स है ना डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, और डी वाई जे और डी जेड के। ये सबको अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो डॉट प्रोडक्ट का काम खत्म हो जाएगा। वो ई एक्स डी एक्स, ई वाई डी वाई, ई जेड डी जेड, ऐसा। ठीक है, मैं सब नहीं लिख रहा, सिर्फ एक ई और एक डी आर लिख रहा हूँ बिना कॉस थीटा के। ठीक है, सो लेट्स जस्ट टेक ई अलॉन्ग डी एक्स। अपने आप ही समझ में आ गया कि वो आप एक्स कंपोनेंट ही ले रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अपन? डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस, सॉरी डी वी ना, खाली डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई, इंटीग्रेशन कहाँ से, ई डी आर। ये भी लेते, अभी भी जनरल लिख सकते हैं हम लोग, तो वही लिख लेते हैं। डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। अगर मुझे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए किसी दो पॉइंट का, मतलब अगर समझो डिस्टेंस अगर काफ़ी बड़ा है, लॉन्ग डिस्टेंस तक जाना है आपको, तो आपको दोनों साइड पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, सो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स वी हैव टू थिंग्स दैट वी कैन डू। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, एक तो सिर्फ मुझे अगर ई चाहिए हो तो मैं क्या करूं? समझो मुझे सिर्फ ई एक्स कंपोनेंट चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं? ये डी आर को या डी एक्स को इसके नीचे लेके जाऊं तो क्या दिखेगा? माइनस डी वी बाई डी एक्स। ये आपको मेरी बात समझी है क्या? ठीक है, ऐसा कर सकता हूं। और सिर्फ मुझे अगर ई वाई चाहिए तो माइनस डी वी बाई डी वाई, खाली ई जेड चाहिए तो माइनस डी वी बाई डी जेड। और एक्चुअली हमको ये सब पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ता है। किसी को याद है पार्शियल डेरिवेटिव? किस चैप्टर में था ये? यस, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल वी बाई डेल वाई माइनस डेल वी बाई डेल जेड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऐसे लिख सकते हैं। ये कैसे लिखे, समझ में आया क्या? इसका डी आर उठा के इसके बस नीचे लेके गए, मतलब इस पूरे की जगह मैं ये लिख लूँ पूरा, और फिर एक एक करके से लेके जाओ कि मुझे खाली एक्स कंपोनेंट चाहिए तो ऐसा, वाई कंपोनेंट चाहिए तो ऐसा, जेड कंपोनेंट चाहिए तो ऐसा हो जाएगा। ये फॉर्मेट कब यूज़ करना होगा आपको? जब v आपको गिवन होगा x के टर्म्स में, v गिवन होगा y के टर्म्स में, v गिवन होगा z के टर्म्स में। सर अगर एक ही इक्वेशन में x y दोनों है तो ये दोनों लगाने पड़ेंगे आपको पार्शियल डेरिवेटिव करके। ठीक है, आपको एक बार x कंपोनेंट आएगा, एक बार y कंपोनेंट आएगा। आपको ये बात समझ में आ रही है ये वाली? ठीक है, इसका ग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या बनेगा डिफरेंशिएशन का? व्हाट इज द ग्राफिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव? स्लोप। तो मतलब जब किसका वर्सेस किसका ग्राफ दिया होगा, v वर्सेस x का या v वर्सेस y का या सीधा v वर्सेस r का ग्राफ दिया होगा, तो उसका क्या करने पे क्या मिलेगा? स्लोप निकालने पे नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। नेगेटिव मतलब इंडिकेट्स डायरेक्शन, इंडिकेट कर लेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। नेगेटिव वेक्टर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके अंदर नेगेटिव अगर आ रहा है तो मतलब वो डायरेक्शन इंडिकेट करता है। ओके, और दूसरा कौन सा फॉर्मेट आपको यूज करना रहेगा? इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड। तो यहाँ पे सीधा डेल्टा वी आ जाएगा, डी का इंटीग्रेशन डेल्टा वी हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ई वाई डी वाई माइनस इंटीग्रेशन ई जेड डी जेड। इस तरीके से करना रहेगा। ये तीन अलग इक्वेशंस है, इसको अलग से करना है, इसको अलग से करना है, इसको अलग करना है। ये पूरा एक ही इक्वेशन है। डू यू सी इक्वल टूज हियर? नो, ये पूरा एक ही है। डोंट डू इट सर, ये अलग करो, ये अलग करना है करो, पर लिखोगे फिर साथ में ही। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? ये कब यूज करना रहेगा फॉर्मेट? ढूंढना है जब आप ये कब यूज करना है? जब v दिया हो इक्वेशन के टर्म्स में, एक्स वाई जेड के टर्म्स में। ये यूज करना है जब e दिया होगा इक्वेशन के टर्म्स में, एक्स वाई जेड के टर्म्स में।
समझ रहे आ रही है मेरी बात आपको? ये तब यूज़ करना। इसका ग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इंटीग्रेशन का ग्राफिकल सिग्निफिकेंस एरिया होता है। याद है कभी डिफरेंशिएशन ओ काइनेमेटिक्स में पढ़ा था, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी के साथ लिखा भी था तुम लोगों ने एक आध बार कि उसका स्लोप ये देता है, इसका डेरिवेटिव ये देता है, इसका एरिया ये देता है, इसका इंटीग्रेशन ये देता है। ऐसे 4 चीज़ें थी ना, वही चीज़ है वापस से। ठीक है, तो अगर आपको ई का इक्वेशन दिया हो एक्स के टर्म्स में तो आप उसको इंटीग्रेट करके क्या निकाल सकते हो? माइनस डेल्टा वी निकाल सकते हो। इसका ग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर ई वर्सेस एक्स का ग्राफ दिया तो उसके एरिया से आप डेल्टा वी निकाल सकते हो। ठीक, कौन सी 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है मुझे बताओ फिर से एक बार। मैं बोलूँ 4 चीज़ें, फिर मैं किसी एक को बोलूँगा बोलने के लिए। ठीक है इतना? जब v का इक्वेशन दिया होगा x के टर्म्स में तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ई मिलेगा। ये पहला हो गया। दूसरा, अगर v वर्सेस x का ग्राफ दिया होगा तो उसके स्लोप से माइनस ई मिलेगा या उसके नेगेटिव स्लोप से ई मिलेगा। एक ही बात है दोनों। उसके स्लोप से माइनस ई मिलेगा या उसके स्लोप में माइनस लगाने से ई मिलेगा, एक ही बात है ना। ठीक। तीसरी बात, जब ई का इक्वेशन दिया होगा x के टर्म्स में तो उसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस डेल्टा वी मिलेगा। चौथी बात, अगर ई वर्सेस x का ग्राफ दिया होगा तो उसके एरिया से माइनस डेल्टा वी मिलेगा। बराबर ये 4 चीज़ें। बोल शिफा। अगर इसका इक्वेशन x के टर्म्स में दिया होगा तो माइनस ई मिलेगा। माइक दूँ क्या उसको मैं? नहीं। और उसके स्लोप से भी v और उसके नहीं, किसके? v और x के स्लोप से भी के स्लोप से सीधा उसके ग्राफ के स्लोप से ग्राफ के स्लोप से नेगेटिव ई मिलेगा। फिर उधर और x के एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ। का इक्वेशन हाँ, अगर x के टर्म्स में दिया है तो इंटीग्रेट करेंगे माइनस डेल्टा डेल्टा वी मिलेगा। लास्ट और हाँ और उसके एरिया से उसके ई एक्स ई वर्सेस एक्स ग्राफ के एरिया से माइनस डेल्टा वी मिलेगा माइनस डेल्टा वी। अब मैं बोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इक्वेशन dx के टर्म्स में जब x के टर्म्स में x के टर्म्स में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ओके। जब v वर्सेस x का ग्राफ होगा उसके नेगेटिव उसके स्लोप से नेगेटिव e मिलेगा। ओके। जब एक्स का इक्वेशन हम एक्स के टर्म्स में इंटीग्रेट करेंगे तो नेगेटिव डेल्टा वी मिलेगा। और जब ई एक्स का ग्राफ होगा उसके एरिया से डेल्टा वी मिलेगा, नेगेटिव डेल्टा वी मिलेगा। लिख लो। अभी हम कंटिन्यूस काफ़ी सॉल्ड एग्जाम्पल्स है जो अपने को कवर करने हैं। ठीक है, कौन सा आ रहा है नेक्स्ट सॉल्ड एग्जाम्पल? 10th वाला। चलो 10th वाला रीड करके रखो सब लोग अब अपने लेवल पे बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग। ये सेकंड से हटा दूँ? एग्जाम्पल नंबर 10 मॉड्यूल का आपने बराबर। नंबर 10 में इक्वेशन क्या लिखा है? v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई एंड फाइंड ई इन वेक्टर फॉर्म। ये लिखा है, क्वेश्चन सही पढ़ा मैंने? पोटेंशियल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई एंड फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टार्ट करें। पहले तो मुझे बता दो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन करना पड़ेगा? सोचने के बाद अच्छे से जवाब दो। यस, क्योंकि आपको v का इक्वेशन दिया तो e के टर्म्स में चाहिए। इसमें ई एक्स निकालूं कि ई वाई निकालूं कि ई जेड निकालूं या 2-3 चीज़ें साथ में निकालनी? ई एक्स और ई वाई ही निकालना है बिकॉज ई जेड का टर्म यहाँ पे जेड का टर्म नहीं है तो उसको डिफरेंशिएट करके तो जीरो ही आने वाला है। ठीक है, तो पहले सिर्फ ई एक्स निकालता हूँ मैं। ई एक्स क्या था? माइनस डेल वी बाय डेल एक्स था, बराबर ना फॉर्मूला? माइनस डेल बाय डेल एक्स। और v का इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई। माइनस रहने दो इधर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, y विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट इसलिए 0। x के रिस्पेक्ट में जब पार्शियल डेरिवेटिव करते हो ना तो आपको y को कैसा मानना है? प्योर कांस्टेंट।
तो इसका 0 आ जाएगा। तो इधर आंसर क्या है सीधा -2x। आगे बढ़ेंगे, ऐसा कुछ बोला नहीं है ना, एट कुछ पॉइंट दिया उन्होंने, एट दे सकते हैं, अभी नहीं दिया तो जाने दो। ई वाई का फॉर्मूला क्या होगा, -∂v/∂y -del/del और ई वी का पोटेंशियल क्या, x² प्लस, सेम फिर से यूज कर सकते हो। कोई बताना चाहेगा x² का डेरिवेटिव? वेरी गुड, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो कोई x² का कोई मतलब नहीं है। डोंट राइट 2x, प्योर कांस्टेंट। y का डेरिवेटिव 1, तो आंसर सिर्फ -1 है। तो फाइनल आंसर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहिए वो कैसे लिखना चाहिए, -2x i कैप और सिर्फ -j कैप, दैट्स इट, दैट शुड बी द आंसर। बट इधर तक क्लियर है पहले रुद्र? अगर यहां पे दिया हो ना एट 2,3 तो यहां पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ऐसा देंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2,3 1,1 ऐसा दे सकते हैं, तो आप बस यहां पे x का वैल्यू पुट कर देना, आ जाएगा। ओके, समझा क्या? एग्जाम्पल 11 पढ़ो, पढ़ आदित्य पढ़। अच्छा मॉड्यूल नहीं तेरे पास? तो मॉड्यूल ऐसे तो मैं वो वीडियो में लिंक में डाल दूंगा नीचे, तो वो तो उधर से तो मिल जाएगी। अभी फ़िलहाल बुक से देख ले और पढ़, पहले क्वेश्चन पढ़ के दे मुझे 11th वाला जोर से। अरे पढ़ना। हाँ for given e अच्छा बोल। 2x i cap plus 3y j cap। हाँ, तो ये ई दे दिया इस बार क्या उन्होंने, क्योंकि वेक्टर तो ई में ही होता है। फाइन Find potential at xy if v फाइन पोटेंशियल एट x, y ना, इफ v at origin is 5 volts। if v at origin is 5 वोल्ट। इसका वैल्यू नहीं दिया उन्होंने, दे सकते हैं 5,6 जो भी है। तो पहले जनरल निकालने के लिए बोल रहे हैं, और आपको इसमें ये भी सिखाना चाहते हैं कि एक पोटेंशियल ऑलरेडी दिया होता है तो उसका क्या मतलब है, क्योंकि हमारे आप नोटिस करोगे कि फॉर्मूला तो पोटेंशियल निकालने के लिए है ना, बट पोटेंशियल एक दिया भी है और एक पूछा भी है। सो व्हाट डज दैट मीन? हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है ना, हमारे फॉर्मूला से पोटेंशियल डिफरेंस निकलता है। डिफरेंस मीन दो चीज़ों का सब्ट्रैक्ट ना, वो दो में से एक चीज़ दे दी है और एक चीज़ पूछी है। जैसे पता है वो डेल्टा यू थर्मोडायनेमिक्स में कभी कभी होता है, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा यू निकला, बट कभी बोलते हैं ना यू इनिशियल इतना है तो ये वो वाला निकालो, वो वाली बात है। चलो लेट्स ट्राई। कौन सा लगाना है, डेरिवेटिव करना है कि इंटीग्रेट करना है? तो उसके लिए डेल्टा वी एक साथ मिलेगा ना पूरा। डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या था, माइनस इंटीग्रेशन एक्स कंपोनेंट विद डी एक्स एंड वाई कंपोनेंट विद डी वाई। समझा आपको इतना पहले? क्योंकि सिर्फ आई और जे दिया हो तो आपको सिर्फ इन दोनों में काम हो जाना चाहिए। डेल्टा वी विल बी वी एट दिस माइनस वी एट दिस, बराबर वी एट एक्स कॉमा वाई माइनस वी एट ओरिजिन विल बी इक्वल टू माइनस ई एक्स का वैल्यू क्या है एनीवन? 2x dx। x का लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर x तक, माइनस इंटीग्रेशन ई वाई की जगह पे 3y, और लिमिट्स इसके 0 से लेकर y। कोई वैल्यू दी होगी तो लिमिट्स ले लेंगे अपन, बराबर है इतना। चलो थर्ड साइड हटा रहा हूँ मैं। क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, पोटेंशियल एट एक्स कॉमा वाई माइनस पोटेंशियल एट ओरिजिन कितना दिया उन्होंने, 5, तो लिख लो 5 इज इक्वल टू एनीवन विथ 2x का इंटीग्रेशन x² बाई 2, तो ये 2 और ये 2, तो माइनस x²। क्या लोअर लिमिट 0 का कोई मतलब नहीं बनेगा इस केस में, और x सीधा पुट कर दिया, फिर खत्म। मैं लिमिट्स नहीं लिख रहा क्योंकि एक लोअर लिमिट 0 है, इस केस में फर्क नहीं पड़ता। हमेशा सर लोअर लिमिट 0 होता तो इग्नोर कर देने का क्या इक्वेशन को? नहीं, कब कंसीडर करना पड़ता है पता है किसी को? लॉग वाले केसेस आते हैं ना कभी कभी, उसमें लोअर लिमिट इग्नोर नहीं कर पाते अपन, फिर किसी दिन याद दिलाऊंगा तुम्हें, ठीक है इतना? डोंट टेक दिस एज अ जनरल, श्योरिटी हो तो आगे बढ़ने का। हाँ 3y का इंटीग्रेशन y, ये y है कि y² था, y था ना, हाँ y² बाई 2 ना, तो 3 कैंसिल थोड़ी होगा इस बार, 3y² अपॉन 2। इससे आगे कुछ सूझ नहीं रहा करने के लिए, खाली -5 बस उधर लेके जा सकता हूँ। तो आंसर क्या यहीं पे छोड़ दिया उन्होंने,
ठीक है, तो पोटेंशियल जो उनको चाहिए एक्स कॉमा वाई पे, दैट इज सिंपली 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर अपॉन 2। एक्स और वाई का अगर वैल्यू दिया होता तो मैं सॉल्व करता। समझा आपको ये दोनों? आगे बढ़ सकता हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर 12 रीड करके रखो अपने लेवल पे। एग्जाम्पल नंबर 12 पढ़ देवांशी। The electric potential in a region is represented as V is equals to 2x plus 3y minus z. 2x plus 3y minus z। Obtain expression for the electric field strength. फाइन ही, बस इतना ही है। अगेन कोई कोऑर्डिनेट नहीं दिया उन्होंने। डिफरेंशिएट करना है कि इंटीग्रेट करना है? एक साथ कर दूं कि तीन अलग अलग दिखाऊं तुम्हें? कर दूं। इसको डिफरेंशिएट कर लो, क्या आएगा? अच्छा, x के रिस्पेक्ट में करना है तो इन दोनों को इग्नोर कर दूं, तो सिर्फ इसको लेना है। 2x का डेरिवेटिव 2 लिखूं कि -2 लिखूं? एक्सेलेंट। फिर जो सेकंड टर्म आने वाला है उसमें 3 सिर्फ y को कंसीडर करूं, इसका डेरिवेटिव -3, इसका डेरिवेटिव +1, यानी कि क्या आंसर एक लाइन में हो गया। नहीं बताओ तो चलेगा ना? जिसको लगता है कि उसको वो भूलने वाला है 3 दिन में, 4 दिन के बाद ही, वो लिख लेना भाई, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 13। यस, आगे बढ़ते रहो। नहीं अभी अपने को डोंट वरी, वो पढ़ी मैं पढ़ा दूंगा बाद में, ज़रूरत पड़ेगी नहीं है उसकी, मोस्टली आई एम श्योर। 13th वाला क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 13। फॉर्मूला शीट सबकी रेडी है, लिखी हुई फर्स्ट चैप्टर की? होमवर्क आज लिखा है ना, मैसेज में लिखा था ना उसने, डीसीडीज के साथ फर्स्ट लाइन ही है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हाँ वही, हाँ रिमाइंडर इसलिए तो नहीं डाला था ना कि लोग इग्नोर कर दे उसको, नहीं ना? हाँ मतलब ख़त्म ही करना था ना। कोई बात नहीं, लेक्चर के बाद 2 बार लिख लेंगे, तो क्या बढ़िया। तूने लिखा है ना? तूने लिखा है ना? तूने भी नहीं लिखा? 2 बार। कोई घर पे भूल गया हो तो क्या करने का? तो वो तो भी 2 बार लिखेगा, और क्या, कोई भेदभाव नहीं किसी में। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ द्रविड। नहीं अलाउड नहीं। अच्छा फिगर दिया है, वेट देख लिया, हाँ आगे पढ़। Along which path the work done will be maximum in carrying a charge from A to B in the presence of another charge. ओके देखो, एक इलेक्ट्रिक प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज जो होगा दैट विल क्रिएट इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड, बट जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है ना वो कंजर्वेटिव नेचर की होती है, और कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन याद है पाथ के डिपेंडेंट, तो किसी भी कोई इसमें आंसर ही नहीं है इसका करेक्ट आंसर। उसने भले कितने भी रास्ते दे दे, ये रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता, इन ऑल दिस पाथ वर्क डन विल बी सेम। रीजन आप दे सकते हो बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। डन है इतना? आगे बढ़ो। 14। हाँ पढ़ ले। A charge 20 mu coulomb माइक्रो कूलम। A charge 20 microcoulomb is situated at the origin of XY plane. अच्छा एक मिनट बना दूं क्या डायग्राम ही, जरूरत पड़े नहीं पड़े क्या पता। हाँ क्या, कौन सा चार्ज? 20 माइक्रो कूलम। आगे पढ़। Situated at the origin of XY plane. बना दिया। Will be potential difference between points phi a, 0. बना तो एक मिनट, फाइव मतलब यहाँ बनाओ चलेगा ये डिस्टेंस? कैन दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड एज phi a, 0? ओके, और And -3a, 4a. -3a, 4a किधर मिलेगा? -3a, 4a यहाँ मिलेगा क्या? ऊपर। हाँ दोनों माइनस कहाँ हैं, तो इसको ऐसा लिख लेते हैं। हाँ -3a, 4a आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये 3a डिस्टेंस है ना, ये वाला, ये इधर से 3a डिस्टेंस है, और ये हाइट कितनी है? 4a। पता है ये चीज़ अपने को?
तो उनको क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो पहले आप ए पे पोटेंशियल निकालो, फिर आप बी पे पोटेंशियल निकालो, और फिर आप सबट्रैक्ट कर सकते हो सीधा। तो पहले पोटेंशियल अलग निकालना पड़ेगा आपको। मतलब दिस सम इज नॉट रिलेटेड टू व्हाट वी आर जस्ट डूइंग हियर, इट इज जस्ट रिलेटेड टू जो पिछले लेक्चर में पोटेंशियल तो सीखा है ना अपने पॉइंट चार्ज का। क्या फॉर्मूला है पोटेंशियल पॉइंट चार्ज का, के क्यू बाय आर, आर सिक आर बराबर। सो ए पे पोटेंशियल है के क्यू अपॉन, बोल सकता हूँ ये ए वाले पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से ना, क्योंकि चार्ज तो यहाँ रखा है ना आपने, चार्ज आपने यहाँ रखा है, तो इससे डिस्टेंस लेना है। के का वैल्यू और चार्ज का वैल्यू 20 इंटू 10⁻⁻⁶, डिस्टेंस का वैल्यू 5a। क्या ए का वैल्यू नहीं दिया उन्होंने? तो मतलब आंसर फिर ए के टर्म्स में ही आएगा, और क्या। ओ भाई चलो ठीक है, ये मैं सॉल्व कर लेता हूँ, या फिर सिंस आई नो द आंसर आई कैन क्लियरली सी द ट्रिक, बट ठीक है ओके। डीसीटी में एक्सपेक्ट मत करना, ऐसे ही करना पड़ेगा किसी भी पॉइंट। इसका भी मतलब बेसिकली वो हमको बताना चाहता है कि आप ये भी डिस्टेंस निकाल लो पहले, क्योंकि चार्ज तो सेम है ही। ये आर होगा, आपको समझ में आ रही है बात। इसकी वजह से ये चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, बट डिस्टेंस ये लेना पड़ेगा। तो अगर ये 3 है ये 4 है तो डिस्टेंस कितना होगा? सिंस बोथ द पॉइंट आर एट 5 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, द पोटेंशियल एट बोथ द पॉइंट्स आर सेम। पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाय आर बी, बट आर बी का वैल्यू भी 5a ही है ना। सो देयरफॉर पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी, सो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस इज 0। जो मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पे बताया ना, ए और सी का पोटेंशियल सेम होता है, वैसे यहाँ ऐसे और भी पॉइंट्स हो सकते हैं जिनका पोटेंशियल सेम हो, ठीक है, इसलिए सॉल्व नहीं करना पड़ा। चलो ठीक है फाइन, मतलब यू हैव टू जस्ट रियलाइज कि दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस आर सेम। कोई मुझे और कोई कोऑर्डिनेट बता सकता है जहाँ पे फिर से पोटेंशियल ये इतना ही आएगा? कम ऑन, आई नीड कोऑर्डिनेट्स, देखते कौन कितने बता सकता है। एक तो पॉइंट ए है जो कि 5a,0 है, एक पॉइंट बी है जो है -3a,4a। इन दोनों जगह पे पोटेंशियल सेम है, मुझे और पॉइंट्स और कोऑर्डिनेट्स चाहिए जिनका पोटेंशियल सेम है। -3a,4a तो यही तो है, -3a -4a -3a प्लस 3a प्लस 4a प्लस 3a -4 है। बाकी लोग को कुछ समझ में आया? यस, ये कोऑर्डिनेट्स है ना, जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे भी एक कोऑर्डिनेट होगा जो कि 5a डिस्टेंस पे होगा, यहाँ पे भी एक कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पे भी एक कोऑर्डिनेट होगा। एंड बाद में ही रियलाइज्ड कि एक्चुअली पूरा सर्कल जितना बनाओगे ना आप, एक सर्कल पूरा 5a रेडियस का, उस सब जगह पे पोटेंशियल सेम ही आना है। सो कैन यू टेल मी मोर पॉइंट्स? ये इधर कहीं पे 5a डिस्टेंस चलेगा, 0,5a भी चलेगा, 0,-5a भी चलेगा, -5a,0 भी चलेगा। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं एक सर्कल में, ठीक है। चलो गुड इनफ। एग्जाम्पल नंबर 15 पे चलो, बोलना 5 बस, लास्ट 15th वाला। Electric potential for a point x, y, z is given by V is equals to 4x square volt. एक मिनट, V इज इक्वल टू 4x square volt. 4x स्क्वायर वोल्ट पोटेंशियल का इक्वेशन दिया ना x के टर्म्स में। Electric field at point 1, 0, 2. इस बार वो जो समय जो मैं कब से एक्सपेक्ट कर रहा था, फाइंड ई वेक्टर बोला है कि खाली ई बोला है? मतलब उसको नहीं, हमको तो वेक्टर ही निकालना पड़ेगा पहले। पर एक ही डायरेक्शन है ना। अच्छा वैसा भी कुछ है, चलो 4x square. फाइंड ई एट क्या पॉइंट है, चलो ठीक है। सॉल्विंग, डिफरेंशिएट करेंगे कि इंटीग्रेट करेंगे? इसमें क्योंकि एक्स स्क्वायर तो खाली ई एक्स निकलेगा, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स माइनस व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 4x स्क्वायर? ये सीधा ऐसा एक्स स्क्वायर का 2x लिख के सीधा -8x लिख दूं। इसमें x का वैल्यू क्या पुट करूं? तो आंसर क्या आएगा? -8 यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज -8 आई कैप, या सिर्फ 8 लिख दिया, मैग्नीट्यूड चाहिए किसी को तो मतलब ऑप्शन में +8 -8 है तो -8 चूज करना है। ऑप्शन में अगर सर प्लस ही है 8 12 15 तो ऐसा मत बोलना सर माइनस है ही नहीं ऑप्शन में, तो फिर 8 चूज कर लेना है। समझ में आई आपको मेरी बात इतनी पहले? ठीक है इतना। दिस वाज एग्जांपल नंबर 15, नोट कर लो अपने अपने हिसाब से। उसके बाद 16 17 भी आगे करना है अपने को, ठीक है।
16 देखो, ये राइट साइड वाला हटा दूं। पढ़ ब्रिज 16th वाला। Potential in the xy plane is given Is given as v is equal to phi bracket x square plus xy bracket close volts. ओके फाइन। Find the electric field at the point 1, -2. और आंसर वेक्टर में चाहिए, मैग्नीट्यूड में चाहिए, कुछ आइडिया? सीधा आंसर देख के मत बताओ, क्वेश्चन से पता चल रहा है, क्वेश्चंस को देख के पता चल रहा है क्या, मतलब क्या ई वेक्टर दिया है ऐसा कुछ? एग्जाम में तो ऑप्शंस देख के पता लगा लेंगे, वो बात है, ठीक है। हाँ उतना ही, अभी ज़्यादा नहीं, चलो ठीक है। पहले इसका क्या डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, वेरी गुड। ऐसा करेंगे पहले अलग से, माइनस डेल बाय डेल एक्स। खाली ये पहला टर्म लिखो कि दोनों टर्म लिखना चाहिए मुझे? दोनों, क्योंकि दोनों में एक्स का एक टर्म आ रहा है ना, इसीलिए ऐसा मत सोचना कि सिर्फ इसका ही करना है। हाँ माइनस रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब बताओ एक्स वाई का डेरिवेटिव? अगर आपको x के रिस्पेक्ट में करना है तो सिर्फ x को देखना है और y एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। x का डेरिवेटिव 1 तो y तो रह जाएगा ना, समझे? और इसमें x और y का ये वैल्यू डाल दो, 1 और -2 क्या आ जाएगा? 5 क्या है ये वाला? अच्छा ओ, बहुत मेहनत है ज़ीरो निकालने के लिए। इधर भी 5 आएगा, हाँ इधर भी 5 आएगा, हाँ बट इधर 0 आएगा, 2 - 2 0, ठीक है। ई वाई निकालना है ना अभी, ई वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाय डेल वाई माइनस डेल अपॉन डेल वाई, और वी का वैल्यू क्या है? 5 इधर लिख लो ना पहले, क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इसमें फर्स्ट टर्म का और सेकेंड टर्म में क्या डिफ्रेंशिएट करेंगे? सिर्फ x बचेगा। x का वैल्यू कितना है? 1, तो खाली यहाँ पे -5 आंसर आ जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड खाली y डायरेक्शन में, किसी को वेक्टर में लिखना हो तो बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। इतना एग्जाम्पल नंबर 17 पढ़ समीर। ग्राफ दिया, वेट मैं भी देख लूँ ग्राफ। किसका वर्सेस किसका ग्राफ दिया? ओके, V वर्सेस R का ग्राफ दिया। ऐसा कुछ ट्रेपेजियम शेप है, ट्रेपेजियम का ये हाइट और ये सब पॉइंट्स कुछ दिए हो, ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू, इसका क्या वैल्यू है? 1। मतलब 1 लिखा है, बट आप ध्यान से देखोगे तो कहाँ उधर टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो 2, यहाँ पे क्या पॉइंट है? और ये पॉइंट 6, ठीक है। तो ये 2, ये भी 2, अच्छा इधर 2 का गैप है ये। चलो इधर हाइट कितना है? 2। सब ऐसा यूनिटी मान लोगे, 2 वोल्ट पर मीटर बराबर इतना। चलो फाइन क्या करना है बता? फाइन अब नहीं बोल रहे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ एट वेरियस पॉइंट, बस, और भी कुछ होगा। वो वेरियस पॉइंट्स कौन से हैं? R is equals to 1, 1.5, हाँ। 2.5. एट ये तो सही एक्चुअली वो जो टेबल बना है ना, दैट शुड बी द क्वेश्चन। मतलब टेबल का जो LHS है ना, टेबल का जो फर्स्ट कॉलम है ना, दैट इज द क्वेश्चन, और टेबल का जो सेकंड कॉलम है दैट इज द रिक्वायरमेंट, बराबर है, ठीक है। तो R के क्या क्या वैल्यूज पे निकालने को बोला गया हम लोग को? 1 मीटर, 1.5, 2.5, बराबर ये सब पॉइंट्स। इन सब जगहों पे आपको E पूछा गया है, तो किसी को पता है V वर्सेस R के ग्राफ से स्लोप निकालना है कि एरिया निकालना है? नेगेटिव। मतलब इसका स्लोप निकालोगे, नेगेटिव खुद लगाओगे,
तो वो चीज़ वैल्यू आएगी। चलो गुड इनफ। ओके, तो 1 वाला पॉइंट मतलब इधर कहीं पे, ये पॉइंट पे स्लोप निकालने, क्या मैंने बताया वो एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप सब जगह पे, तो इज नॉट अबाउट 1। इनफैक्ट 1.5 वाला जो पॉइंट है ये भी 1 और 2 के बीच में है यहाँ पे कहीं पे, इसका ये पॉइंट और ये पॉइंट का स्लोप सेम है, इन दोनों का आंसर सेम आएगा। तो सीधा बड़ा ट्राइंगल देख लूँ, इसका हाइट बाय बेस कितना आएगा स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू ये हाइट कितना है 2, बेस कितना है 2, आंसर क्या होगा 1, इधर भी आंसर 1 है, सॉरी मतलब ये 2/2 1 है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको लिखनी है वो, हाँ एक काम करता, माइनस स्लोप इज इक्वल टू -2/2 इक्वल टू -1, और ये भी -1 आंसर। समझिए आपको मेरी बात क्या, स्लोप समझ गया। 2.5 वाला पॉइंट यहाँ पे कहीं पे है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ओके, 5 वाला पॉइंट मतलब इसके बीच में कहीं पे है, अगेन एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप सब जगह पे सेम होता है, सो माइनस स्लोप इज इक्वल टू माइनस, क्या इसका स्लोप ही खुद ही माइनस है, एक जो लाइन है जो ऑब्टूस एंगल बना है इसका खुद का स्लोप ही नेगेटिव है। हाइट कितना है इस ट्राइंगल का 2, और बेस कितना है 2, और एक नेगेटिव तुम्हें खुद लगाना पड़ेगा, तो आंसर है 1। समझा आपको मेरी बात, ठीक है। एट बेस्ट मैं क्या कर सकता हूँ, बस वैल्यूज चेंज कर सकता हूँ और पॉइंट्स बता सकता हूँ कि कहीं और निकाल लो, ठीक है। 18th करेंगे अपन, 18 वाला पढ़ के रखो सब लोग अपने अपने लेवल पे पहले। एग्जाम्पल नंबर 18, एग्जाम्पल नंबर 18 पढ़ लिया सबने? रीड करायन। An oil drop B has charge 1.6 into वो जो डायग्राम उन्होंने दिया, इज इट पार्ट ऑफ क्वेश्चन और सोल्यूशन? ठीक है, मतलब वो जो डायग्राम उन्होंने दिया प्लेट्स का डायग्राम दिया ना, एक ऐसा प्लेट एक ऐसा प्लेट है, राइट। कौन सा प्लेट पॉजिटिव है, तो दिस इज अ पॉजिटिव प्लेट एंड दिस इज अ नेगेटिव प्लेट। क्या एक पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट क्या क्रिएट करेगा, यस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, प्लस से माइनस। ओके चल आगे पढ़, अभी स्टार्टिंग से पढ़ एक बार। An oil drop B has charge 1.6 into 10 raised to -19. एक चार्ज है ऑयल ड्रॉप, बराबर, उसके ऊपर कितना चार्ज है 1.6 into 10 raised to -19. माइनस, माइनस है कि प्लस है ये, अच्छा पॉजिटिव चार्ज ही है ये, नेचर नहीं पता है, ठीक है। ऑयल ड्रॉप बोला है बस, आगे पढ़। And mass 1.6 into 10 raised to -14 kg. चलो अच्छा नंबर, वेरी गुड। If the drop is in equilibrium position, then what will be the potential difference between the plates? इक्विलिब्रियम में कैसे हो सकता है, क्योंकि ये मास, अगर मैंने ऑयल ड्रॉप यहाँ पे रख भी दिया तो इसका खुद का वजन नीचे लगेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे अगर लग रही है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी नीचे लगेगा ना पॉजिटिव चार्ज पे। तो अगर इक्विलिब्रियम के लिए लगाना है आपको तो मतलब दिस चार्ज शुड बी नेगेटिव, तो ही इक्विलिब्रियम में रह सकता है। mg नीचे QE ऊपर, समझ रहे हो। चल तो इक्विलिब्रियम करवाना है तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, और इस पे फोर्स कितना लगेगा ऊपर QE। सर पर ड्रॉप जो बना है वो पॉजिटिव साइड का है, ऑयल ड्रॉप बी नहीं वो तो फर्क नहीं पड़ता, बीच में कहीं पे भी रख सकते हो आप, यूनिफॉर्म फील्ड में तो फर्क नहीं पड़ता, कहीं पे भी रख सकते हो आप ना। इट्स नॉट अबाउट बी के नज़दीक है कि इसके ऐसा कुछ नहीं है। एक ऑयल ड्रॉप है जो इस बीच में रख दिया है प्लेट के, उसका खुद का वजन नीचे खींचेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स उसको ऊपर ऊपर भेजना चाहिए ना, उसके लिए नेगेटिव होना चाहिए ये वाला, ठीक है इतना भी। चलो इक्वेशन जो मुझे लगाना है वो ये है, एक तो मुझे mg इज इक्वल टू QE लगाना है, और क्या थोड़ी देर पहले हमने v इज इक्वल टू वो ED पढ़ा था ना, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V/D पढ़ेंगे, समझे आपको। D कौन सा लेंगे, ये वाला गैप ले लेंगे जो इसके अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ऐसा, तो वो V इक्वल टू ED बताया था ना थोड़ी देर पहले, E इक्वल टू V/D लिख दिया। चल m का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू -14, g का वैल्यू 10 ले रहा हूँ, q का वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू -19। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह V/D, तो V इधर और D कितना लेंगे अपन
10 mm मतलब mm को मीटर इज -3। इतना सब लोग सही है? ये टर्म कैंसिल हो गए। -14 और -19 उधर -5 जो कि इधर आ जाएगा तो +5 और ये एक +6 और ये भी एक और आ गया तो +7 और ये भी इधर लेके आ गया तो 10⁴ वोल्टेज होगा आंसर। 10 किलो वोल्ट ऑप्शन आंसर क्या है? 10,000 वोल्ट बोलो या 10 किलो वोल्ट बोलो, दोनों सही है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? सम तो फिर भी सॉल्व हो जाता अगर हम लोग वो डिस्कशन डायरेक्शन का नहीं करते, बिकॉज खाली सॉल्विंग ही था। बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैंने बताया कि नेगेटिव क्यों होना चाहिए आपको। ठीक है, इतना समझा आपको सब? ये सब बराबर है? डू वी हैव अनदर सम? 19 वाला करेंगे बट उनने, हाँ, बट इक्विपोटेंशियल सरफेस का नाम लिया, बट इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है वो उसका पूरा डिस्कशन अभी तक हुआ नहीं है, बराबर? तो लेट्स लीव इट फॉर नाउ। चल, तो इतना पहले ख़त्म कर लोगे फटाफट, उसके बाद आगे अभी हम लोग पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डाइपोल के रिलेटेड जो छोटी छोटी चीज़ें बची हुई हैं वो अपन ख़त्म कर लेंगे। तो फिर ऑलमोस्ट ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये आज ख़त्म हो जाएगा। ओके, चल पहले हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पढ़ेंगे। तो हेडिंग लिख लो, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, उसके लिए सेंटेंस लिखो एक। इक्वी, स्पेलिंग तो ठीक है ना? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। Locus of all the points, locus of all the points locus of all the points having same potential, having same potential, locus of all the points having same potential is called as equipotential surface, is called as equipotential surface. लोकस एक्चुअली एक मैथमेटिकल वर्ड है, इसका मतलब होता है कनेक्टिंग। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट लिखेंगे इसका। पहला तो आपने क्या लिखा? लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल इज कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूसरा, ऑन अ पर्टिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस, on a particular equipotential surface इन लोग का डिस्ट्रिक्ट मतलब दो है ना? दो है। तो कितने बजे रुकेंगे लोग? ये लोग अभी अगर इनके डाउट्स के ऊपर है, क्योंकि चेतरी का फोन आया था, वो पूछ रही थी आने के लिए। हाँ हाँ, तो अगर फिर ये लोग वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे तो 3 बजे बुला लो उसको। 3 बजे तक। हाँ, मैं 11 से भी फ्री हो जाऊंगा। ये लोग तो पक्का चले जाएंगे तब तक, तो फिर मैं शाम तक रहूँगा। जितने कोई और कल पूरा सेंटेंस अधूरा रह गया पूरा। on a particular surface, on a particular equipotential surface, any two points will have same potential, will have same potential। बराबर ना? मेक सेंस ना? जब डेफिनेशन ही ऐसा रखा है तो। और पर्टिकुलर बोलना इसलिए जरूरी है बिकॉज देयर कैन बी मल्टीपल इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ऐसा मत कर देना कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस और कोई और इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल सेम होगा, ऐसा नहीं। एक पर्टिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, वर्क डन टू मूव अ चार्ज, वर्क डन टू मूव अ चार्ज, वर्क डन टू मूव ए चार्ज on this surface is dash. Very good. Work done to move a charge on this surface is 0.
ये भी बात सही है, ठीक है। एक और पॉइंट लिखेंगे, इक्वेशन लिखना है, मतलब इधर ध्यान देंगे पहले, सबने हेडिंग ये डाली है, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। अगर E इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल आर होता है, इधर ध्यान देंगे, E इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल आर होता है। अगर कहीं पे E जीरो है तो इसका मतलब क्या वहां पे डेल वी बाई डेल आर भी जीरो होना चाहिए। किस चीज का डेरिवेटिव जीरो होता है? यानी कि पोटेंशियल एक कांस्टेंट होगा उस जगह पे। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द शेल इज यूनिफॉर्म, इज सेम एवरीवेयर। इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंडक्टर के अंदर कितनी होती है? एक कंडक्टर के अंदर, कंडक्टिंग शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, और अंदर हर जगह पे पोटेंशियल पता है सेम के क्यू बाय बड़ा आर लिखा था। उस चीज का एक्सप्लेनेशन कि जब पूरे शेल में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं किसी कंडक्टर में, अगर मैं एक कंडक्टर ले लूं, है ना, ऐसा कोई कंडक्टर ले लिया, ऐसा पूरा ये एक कंडक्टर है, बराबर है इतना कंडक्टिंग मटेरियल, पूरा एक कंडक्टिंग मटेरियल फुल, ऐसा हॉलो भी नहीं, मटेरियल ही कंडक्टिंग है। लेकिन फिर भी अगर आप चार्ज दोगे तो सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा? सरफेस पे चला जाएगा। क्या अंदर सब जगहों पे, किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है? इसका मतलब सब जगहों पे क्या चीज सेम होनी चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। पर पोटेंशियल कांस्टेंट वाला जो बॉडी होता है उसका नाम क्या रखा है हमने? यानी कि इस चीज का कंक्लूजन है कि अ कंडक्टिंग बॉडी इज इटसेल्फ अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। एनी कंडक्टर इज इटसेल्फ अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये इसका कंक्लूजन होगा। तो पहले इतना लिखना है आपको और फिर वो लिखना रहेगा, ठीक है ना। अभी रुक जाओ, टीचिंग कंटिन्यू कर लेता हूं मैं, बाद में लिखना आप यहाँ पे, ठीक है। चलो, हमारे पास 3 शेप्स के इक्विपोटेंशियल सरफेसेज हम लोग को पढ़ने हैं, है ना। अच्छे से पढ़ना, अगर अच्छे से समझा पढ़ा तो एक और चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स करके, उसके अंदर वेव फ्रंट्स भी 3 शेप्स के बनते हैं, सेम स्टोरी रहेगी वहाँ पे, ठीक है। तो बिल्कुल फ़ायदा है एक बार समझ के 2 जगहों पे हो जाएगा कवर। चलो, तो सबसे पहला जो शेप है वो है स्फेरिकल। स्फेरिकल इक्वी पोटेंशियल सरफेस, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस ये बनता है एक पॉइंट चार्ज से, ये बनता है एक पॉइंट चार्ज की वजह से। किससे बनता है? एक पॉइंट चार्ज की वजह से बनता है, ठीक है। इतना ये चार्ज क्यू है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई है मैंने, एक पॉइंट पकड़ते हैं यहाँ पे आर डिस्टेंस पे, यहाँ पे पोटेंशियल के क्यू बाय आर होगा। क्या हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि एक चार्ज की वजह से, एक सॉलिड एग्जाम्पल भी था कि बहुत जगह पे पोटेंशियल सेम होता है, एक सर्कल बनता है, बना दो। क्या ये एक अगर सिमेट्रिक शेप माना, 2D में तो सर्कल हो गया, 3D में स्फेरिकल। ये जो बना है ना रेड कलर का, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसके ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। जरूरी है कि एक ही बनाए सर? नहीं, मल्टीपल बना सकते हो आप। सो देयर कैन बी मल्टीपल कॉन्सेंट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। ये पॉइंट अगर ए ले लिया, ये पॉइंट अगर बी ले लिया, ये पॉइंट अगर सी ले लिया, तो आप बता पाओगे कि ए का पोटेंशियल ज़्यादा है कि बी का पोटेंशियल ज़्यादा है? ए का पोटेंशियल बी से ज़्यादा है और सी का पोटेंशियल ए के बराबर है। आपको मेरी बात समझ में आई है कुछ? ठीक है। पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल और आर कैसे रिलेटेड होता है? इनवर्सली, यानी कि अगर डिस्टेंस किसी ने डबल करा तो पोटेंशियल आधा हो जाएगा, बराबर ना। कि अगर यहाँ पे पोटेंशियल v है तो यहाँ पे पोटेंशियल v/2 हो जाएगा, बराबर है इतना, ठीक। चलिए, विल कीप गोइंग। कुछ चीज़ नोट कर रहे होंगे आप, ये
और ये दोनों, ये कैसे सरफेसेस बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। क्या आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे से कैसे हैं? हमेशा परपेंडिकुलर है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस की कि वो जो इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर ही होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाया ही नहीं सर आपने, इक्विपोटेंशियल सरफेस तो ये खुद ही है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बनाने जाऊँ तो कैसा बनाऊंगा? कंपल्सरी ऐसा परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो? कंपल्सरी ऐसा परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, ये 90 डिग्री। क्लियर इतना? स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये पॉइंट चार्ज ये वाला हो गया। सेकेंड शेप कौन सा रहेगा? सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस जो कि बनेगा लाइन चार्ज की वजह से। एक अगर मैं लाइन चार्ज ले लेता हूं, बराबर ना, लैम्डा वाला, बराबर, इसके आसपास जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा ना, वो ऐसा बनेगा। You have to draw coaxial cylinders। यहाँ पे वर्ड यूज है कोसेंट्रिक स्फीयर्स ना, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। वहाँ पे सबके दोनों के एक्सिस सेम है। एक सिलेंडर का सेंटर वगैरह ऐसा बोलते ही नहीं है ज़्यादा, नॉर्मली हम लोग सिलेंडर के एक्सिस को बोलते हैं ना। तो ये कोएक्सियल है, ये दोनों सिलेंडर्स, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम ही नहीं बनाया, बना सकते हैं? ऐसा बनेगा? सही बनाया क्या मैंने? सही बना है क्या ये? बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? ये सारे ऐसे परपेंडिकुलर है, इस तरीके से। क्लियर एवरीवन? बराबर है ये चीज़ है, फाइन। 90 डिग्री भी मेंटेन्ड है अभी भी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग चलोगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जो आपने पहले से सीखा हुआ है। चलो लास्ट शेप, प्लेनार इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ये किसकी वजह से बनेगा? यूनिफॉर्म फील्ड होती है ना, जो भी क्रिएट करे यूनिफॉर्म फील्ड। कौन क्रिएट कर सकता है यूनिफॉर्म फील्ड? शीट। उनकी वजह से उनके जो आजू बाजू जो सरफेसेस बनेंगे ना, पोटेंशियल सरफेसेस, वो प्लेनार होंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना ये बात। अभी ये यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस बना दी मैंने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा बनेगा। अब हर बार 3D शेप नहीं बनाएंगे, अगली बार से सिर्फ लाइंस बना देंगे वर्टिकल। समझा आपको? ये यहाँ पे सब लोग को दिख रहा है कि ये इधर ऐसा 90 डिग्री पे है, करेक्ट। वो शीट इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती हैं। यूनिफॉर्म फील्ड जो अपने पास फॉर्मूला था ना, V = ED, वो इन तीन में से किस में लगा सकते हो आप? सिर्फ थर्ड वाले में। कोई भी दो के बीच में गैप, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? V = E टाइम्स ऑफ दिस D, हाँ, पैरेलल वाला। ओके, V = ED सिर्फ इसमें लगा सकते हो आप। डन है इतना? समझ में आ गया आपको मेरी बात? क्लियर? किसमें? सेकंड में वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाओ 2k λ/r और डेल्टा V = -इंटीग्रेशन EdR, और फिर वो ऐसा डिफिकल्ट जा सकता है, ठीक है। बट डोंट यूज दिस फॉर्मूला एवरीवेयर। कभी कभी स्फीयर्स में यू विल रियलाइज कि ये एप्लीकेबल हो रहा है, तो दैट इज नॉट कॉन्सेप्चुअल, दैट इज कोइंसिडेंस, ठीक है। वो कुछ कुछ जगह पे हो जाता है, कभी और डिस्कस करेंगे सम के थ्रू। तो डोंट अंडरस्टैंड कि ये कहीं और लगाने, यहाँ स्फीयर्स के लगाने पे भी ये कभी कभी आ जाता है आंसर इसका। सिर्फ सरफेसेस के लिए आता है ये वाला। जैसे कि पोटेंशियल एट सरफेस कितना होता है स्फीयर का? KQ/r। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? KQ/r²। और डिस्टेंस भी होता है r लेट से। तो बच्चे इस d को r लिख देते हैं और बोलते हैं सर आ तो रहा है, सेम आ तो रहा है। V = ED बैलेंस हो रहा है। V का पोटेंशियल KQ/r, E का पोटेंशियल KQ/r², D की जगह पे r लिखा, LHS = RHS/r है। तो कुछ कुछ केसेस में हो जाता है, बट द कॉन्सेप्ट इज नॉट डिफरेंट कि भाई यूनिफॉर्म फील्ड में ही लगा सकते हो आप ये। ओके,
चलो, तो ये आपके 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो गए, बराबर है। एग्जाम्पल कौन सा एक बाकी था, लास्ट वाला 19, एग्जाम्पल 19, जरा एक बार तान्या रीड कर 19 वाला। Some equipotential surfaces are shown in figure. What is the correct order of electric field intensity? अच्छा, ये जो बनाया उन्होंने डायग्राम वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के हैं। ए, सी और बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड वो निकालने के लिए बोल रहे हैं। चलो ट्राई करते हैं। ये ऐसा है, फिर ऐसा है, और कुछ ऐसा है ना। फाइन, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम कैसे बनाएं? वी हैव टू मेक श्योर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस की परपेंडिकुलर ही हो। तो कैसे बनाऊं? ऐसा बनाओ, ये वाला। ये 90 डिग्री मुझे मेंटेन करना है। आपको मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? ये 90 डिग्री आई हैव टू ट्राई टू मेंटेन। एरोज नहीं बनाया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है एरोज फिलहाल। क्या पता एरोज दूर जा रहा है कि नजदीक आ रहा है, वो वी डोंट नो। ठीक है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो आप डेंसिटी से बता सकते हो। याद है कभी डिस्कस हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज के? जहाँ पे वो क्राउडेड ज़्यादा होती है वहाँ पे फील्ड ज़्यादा होती है, जहाँ पे क्राउडेड कम होता है वहाँ पे फील्ड कम होती है। तो यहाँ पे क्राउडनेस शायद यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। यहाँ पे उन्होंने पॉइंट ए दिया है, बी और सी पॉइंट कहाँ पे दिया है? सी इधर कहीं पे दिया हुआ और बी और आगे दिया हुआ, राइट? सो इट डज फील लाइक कि बी पे सबसे कम होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्प्रेडेड है। बनाए नहीं अपन ने डायग्राम, बराबर बना के देखते हैं एक मिनट वापस से, क्योंकि उन्होंने आंसर में तो ई भी सबसे बड़ा दे दिया ना उन्होंने। तो क्या वो गैप को देख के दे रहे हैं क्या कि वो जो Electric field intensity. कि वो गैप्स काफ़ी कम है, ऐसा? इफ़ दे आर लुकिंग एट द गैप्स, तो गैप सबसे कम बी वाले में है, फिर सी वाले में, और ए वाले, ए और सी के बीच में सबसे ज़्यादा गैप है। बट ठीक है, तो इन दिस सम दे आर लुकिंग एट द गैप्स। तो गैप देखोगे तो सी का सबसे कम गैप है, बी का गैप उससे थोड़ा ज़्यादा है, और ए का, ए वाले रीजन का गैप सबसे ज़्यादा है। फाइन, तो दे आर लुकिंग एट द गैप्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं बनाता मैं अभी यहाँ पे। ये बहुत नज़दीक है ना यहाँ पे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बी सबसे ज़्यादा दिया हुआ है, फिर ये रीजन में कहाँ सी है ना, फिर ई सी आ जाएगा और सबसे कम ई आ जाएगा। ओके ठीक है, तो व्हेन द एरोज नहीं पता हो अगर आपको, तो आप उसके विड्थ्स को देख के जवाब दोगे। ठीक है, अगर एरोज नहीं पता फील्ड लाइंस के, चलेगा। फाइन, तो वी आर डन विद दैट। उसके अंदर और कुछ है जो कैपेसिटर्स के पहले रह गया हो अपना? इलेक्ट्रिक डाइपोल का पूरा सेगमेंट बाकी है ना। ये पेज 46, पेज 47, पेज 48, पेज 49 इज प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स, वो भी करना है हम लोग को, और पेज 50 का आधा, बराबर पेज 50 का आधा ये एक्चुअली किया हुआ है, मैं याद दिलाऊंगा आपको। चलो ठीक है, ट्राई करेंगे ख़त्म करने का। पहले ये लिखना बाकी है, राइट? ये लिख लो। ये हटा रहा हूँ, हेडिंग डालो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। पीसीबी का सीईटी रिजल्ट आया ना? हाँ, इसको मिताली को कुछ 99.3 आया, सर ने बताया। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल।
हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल भी पढ़ा हुआ है, बराबर। चलो, एक डाइपोल क्या होता है? व्हाट इज अ डाइपोल? इट इज अरेंजमेंट ऑफ टू चार्जेस माइनस क्यू एन प्लस क्यू सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। मोस्टली तो स्मॉल ही होना चाहिए। इसको हम एल और एल लिया करते थे। इस लाइन को एक्सिस बोलते हैं, इस लाइन को इक्वेटर बोलते हैं। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट कैसे निकालेंगे अपन? वी एक्सिस पे मतलब एक तरीके से आप इसको एक डेरिवेशन के जैसा ट्रीट कर सकते हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट द एक्सिस, ये निकालना है। इधर से डिस्टेंस कितना ले सकते हैं इसका? r। सो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस इज इक्वल टू, क्या पोटेंशियल आपको दो बार निकालना पड़ेगा, एक प्लस क्यू की वजह से और एक माइनस क्यू की वजह से। आप सुन रहे हो यहाँ पे मेरी बात? इधर देखो, फॉर्मूला क्या है इसका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोर्ड्स में वो के को एक्नॉलेज ज़्यादा नहीं करते, इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्यू अपॉन डिस्टेंस। कोई बता पाएगा मुझे इस प्लस क्यू चार्ज से यहाँ तक का डिस्टेंस? r माइनस एल। माइनस क्यू लिख रहा हूँ क्योंकि चार्ज नेगेटिव है ना। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर, इसका कोई डिस्टेंस बता पाएगा? माइनस क्यू से इधर का डिस्टेंस r प्लस एल। गुड। तो नेट पोटेंशियल कितना निकलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, क्यू कॉमन, अंदर क्या बचेगा? 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल। कोई क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा इसका? क्या आ जाएगा? ये पूरा ऊपर और माइनस किया, आई थिंक आर कैंसिल और 2l बचेगा अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। व्हाट इज q इंटू 2l? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सीधा p अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। और अगर शॉर्ट डाइपोल रहा तो किसको इग्नोर करते हैं हम लोग? तो क्या बचेगा? सीधा kp बाय r का स्क्वायर। सो दिस इज पोटेंशियल एट एक्सिस। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p, डाइपोल मोमेंट पता है ना, p q इंटू लेंथ, और सीधा kp बाय r स्क्वायर लिख सकते हो। किसी को इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है एक्सिस का? ई एक्सिस, E axis was 2kpr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, जिसको हम से लिखते हैं 2kp बाय r का क्यूब। डन है इतना? बराबर। E अगर v इक्वेटर की बात करें तो v एक्सेस तो निकाल लिया हमने, बराबर। ये हो गया v एक्सेस का। एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, एनीवन वांट टू ट्राई? क्या मैं आंसर बता दूं और आप समझा पाओगे? आंसर है 0। कैन एनीवन ट्राई टू एक्सप्लेन कि व्हाई द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटर इज 0? Yes, each and every point on an equator is at same distance from the both the charge. Absolutely right. क्या बात समझ में आ रही है आपको? कोई भी पॉइंट ले लो आप इक्वेटर का, ये वाला, ये आप देखोगे कि इस डिस्टेंस, अरे यहां से कितने डिस्टेंस पे है? जो भी डिस्टेंस पे है, क्या यहां से भी वही डिस्टेंस पे होगा? तो इसीलिए पोटेंशियल एट इक्वेटर इज 0। और यहाँ पे शॉर्ट डाइपोल का तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके, बराबर है इतना। सिंस ईच पॉइंट on equatorial plane is at same distance from minus q and plus q, so therefore potential at equator will be equal to 0। बराबर। यहाँ पे सब जगह पे पोटेंशियल 0 है। सेम भी बोल सकता हूँ, चलेगा? तो इसका मतलब ये जो पूरा प्लेन है ना, ये वर्टिकल प्लेन, ये किस टाइप का सरफेस बोला जा सकता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आपको मेरी बात? इन चार्जेस के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस का डायग्राम बनता है ना, वो मैं बना के बताता हूँ आपको।
इट इज़ बेटर कि हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम बनाएं, ठीक है? किसी को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम, करेक्ट, वो वेब टाइप वाला डायग्राम था ना, स्पाइडर टाइप वाला। ऐसा कुछ था? अबे तेरी नहीं वो दूसरा था, ये वाला केकड़ा था। हाँ हाँ ठीक है। अब इसको देख के इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने का ट्राई करना है और वो नॉलेज भी यूज़ करना है कि वो गैप कम होता है तो फील्ड ज़्यादा होती है, याद है? तो लेट्स ट्राई, और 9 डिग्री मेंटेन करने की कोशिश करना है। These are equipotential surfaces, ठीक है? और गलती से शायद कहीं पे एंगल 9 डिग्री ना हो, बट होना चाहिए था। किसके बीच में? कोई भी रेड और ब्लू कलर की जो लाइन के बीच में 90 डिग्री आई हैव ट्राइड टू मेंटेन, और गैप्स यहाँ पे कम लग रहे हैं तो फील्ड ज़्यादा है। यहाँ पे थोड़ा गैप बढ़ रहे हैं, गैप बढ़ रहे हैं तो फील्ड कम है। डन है? तो ये आपका डायग्राम हो जाएगा। डन है इतना? अभी हम करेंगे कि अगर हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी और यूनिफॉर्म फील्ड में रखा तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है? टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? ये भी अपने आप में एक डेरिवेशन है, ठीक है? टॉर्क ऑन डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली जाए। हमने शायद ये टॉर्क तो लिख लिया ना पहले, टॉर्क किया है, P क्रॉस E, P साइन थीटा वाला। हाँ तो कर लिया है। फिर मैं रिजल्ट मेंशन फिर से करूंगा मैं अभी आपके साथ, ठीक है? पहले चैप्टर में शायद मौका मिला हो। टॉर्क ऑन अ डाइपोल क्या लिखा है? P क्रॉस E, P साइन थीटा लिखा है, थीटा 0, थीटा 90, थीटा 180, 3 केसेस भी लिखे हैं अपन ने, है ना? वेरी गुड। एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम में एंगुलर एसएचएम होता है, एंगुलर एसएचएम में टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट आई बाई पी। ये सब चीज़ें कर ली हमने, ठीक है? फिर तो खाली मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे खाली। एक डाइपोल कैसा रखा था हमने इस फील्ड में? एक एंगल पे ऐसा रखा था, तो ये ऐसा रखा था। एक एंगल थीटा कितना बनाया था अपन? इधर बनाया था। ये आपका P था और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E था। टॉर्क कितना लगेगा इसके ऊपर? P क्रॉस E, जिसको मैं लिख सकता हूँ सीधा PE साइन ऑफ थीटा। तो इसका हेडिंग में चेंज करता, टॉर्क ऑन अ डाइपोल नहीं, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, उसके बारे में आपको कमेंट करना, दैट इज अ पार्ट ऑफ डेरिवेशन, ठीक है? तो डायग्राम है तो अभी भी स्ट्रेट ही, ये थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा, बराबर है? चलो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पहले थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? याद है किसी को? दिस इज ओनली एसोसिएटेड विद कंजर्वेटिव फील्ड्स। पोटेंशियल जो डिफाइन करते हैं हमेशा सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड्स के लिए ही डिफाइन करते हैं। जब भी आप कंजर्वेटिव फील्ड के अगेंस्ट कोई वर्क करोगे वही जाके एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो अब ये डाइपोल ऐसा है, ठीक है? अगर इसको मैंने छोड़ दिया तो किधर जाएगा? इस प्लस के ऊपर फोर्स किधर लगेगा? उस डायरेक्शन में। और इस नेगेटिव पे फोर्स किधर लगेगा? इस नेगेटिव पे फोर्स किधर लगेगा? ऐसा। नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा। और इस पॉजिटिव पे फोर्स किधर लगेगा? उधर। तो ये फोर्स, दिस इज टेल, ये आपका हेड है डाइपोल मोमेंट का। तो इसको अगर आपने छोड़ दिया फ्रीली तो वो ऐसा आ जाएगा, ऐसा आने का ट्राई करेगा, बट यहाँ पे आके रुकेगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया की वजह से ये ऐसे ऐसे एंगुलर एसएचएम करेगा, ठीक है? नाउ इफ यू हैव टू डू सम वर्क टू गो अगेंस्ट इट,
इसके अगेंस्ट जाना है आपको, और आपको डी थीटा और मूव करना पड़े ऐसा, तो आपको वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क एनर्जी के फॉर्म में इसमें स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो वर्क डन dw to rotate dipole by d theta against field gets stored in the form of potential energy। समझा इतना लिखा मैंने वो, ठीक है। वर्क डन टू रोटेट इलेक्ट्रिक डाइपोल बाय डी थीटा अगेंस्ट फील्ड गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन कितना लगेगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, इस बार लगाना पड़ेगा टाउ डी थीटा, एफ डी एक्स नहीं चलेगा, टाउ डी थीटा, क्योंकि आप रोटेट वाला वर्क कर रहे हो इस बार, तो टाउ डी थीटा लगाओगे, बराबर। अरे एफ डी एक्स का एनालॉजी से करोगे तो भी चलेगा, फोर्स का टॉर्क लिख दिया तो डी एक्स का डी थीटा लिखोगे ना, तो एनालॉजी से भी आप रिकॉल कर सकते हो। तो डी डब्ल्यू इज टाउ डी थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है अपने पास, पीई साइन थीटा, और वर्क डन ही आपका पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया है। दोनों साइड को क्या करूं मैं, इंटीग्रेट, अगर मुझे टोटल वर्क चाहिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या आ जाएगा मेरे पास, व्हाट इज साइन थीटा का इंटीग्रेशन, माइनस कॉस, तो इधर आ जाएगा माइनस पीई कॉस ऑफ थीटा विद अ लिमिट, थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल, ठीक है। इतना कुछ ऐसा कर लेते हैं अपन, डेल्टा यू, ठीक है। इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ लेकिन जगह आई विल हैव टू यूज दिस, पहले इसको पहले खत्म करो। तो समीर अंदर बैठ रहा है इसलिए उसको पढ़ा नहीं, बाहर बैठ के ये सब रिस्क नहीं लेने का। मेरा एक्स्ट्रा भी है, मेरे को इधर ध्यान दो। हाँ, डेल्टा यू को हम यू इनिशियल माइनस यू सॉरी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिख सकते हैं, माइनस पीई कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल लिख सकते हैं, सही है इतना। तो माइनस पी बाहर है। हाँ, माइनस तो पूरे में है ना, बराबर इतना। हाँ, अभी मैं माइनस चाहिए तो अंदर एडजस्ट कर लूँ तो इसको उल्टा कर देंगे, वो भी चलेगा। तो मतलब u फाइनल माइनस u इनिशियल कैन बी रिटर्न एज पीई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा फाइनल। तो दिस शुड वर्क वन ऑफ द टाइम्स, ओके। इसके अंदर इफ वी टेक थीटा इक्वल टू 90 एज रेफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी के लिए पता है रेफरेंस लेते हैं मोस्टली तो इन्फिनिटी लेता है, और एसएचएम में मीन पोजीशन को रेफरेंस लेते हैं। इसके अंदर 90 डिग्री वाले पोजीशन को रेफरेंस ले लेते हैं हम लोग। तो मतलब थीटा इनिशियल को अगर मैं लिख लेता हूँ 90 डिग्री, थीटा फाइनल को ले लेते हैं कोई भी रैंडम थीटा, u इनिशियल को मैं ले लेता हूँ 0 और u फाइनल को मैं ले लेता हूँ सिर्फ u। तो कितना आ जाएगा एनीवन, अगर ये चार चीज़ें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो व्हाट विल बी द सिंप्लीफाइड आंसर, u माइनस 0 इज इक्वल टू, यस आप लोग बताओ, पीई कॉस 90 विच इज 0 माइनस कॉस थीटा। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया है माइनस पीई कॉस ऑफ थीटा, और कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट में आता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट, तो इसको माइनस पी डॉट ई भी लिख सकते हैं, माइनस पी डॉट ई, ओके। इतना बस, प्रॉब्लली ये एक साइड का यूज होगा और आज का काम खत्म हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस पी डॉट ई। केसेस वापस लिखना चाहता हूँ 0, 90 और 180। इसके अंदर टॉर्क का फॉर्मूला क्या क्या था, इसमें पीई 0 और इसमें 0 था और इसमें टॉर्क पी और इसमें 0 था,
पोटेंशियल एनर्जी अभी आप बताइए, ये तो पुरानी चीजें थी टॉर्क वाला। पोटेंशियल एनर्जी कोई मुझे बताओ, 0 डिग्री पे कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा? माइनस पी, जो कि इसका मिनिमम वैल्यू बोला जाएगा। और याद है इसको कौन सा इक्विलिब्रियम बोलते हैं पहले केस को? स्टेबल। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी कैसी होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए। ओके चलो 9 डिग्री पे बताओ कोई मुझे पोटेंशियल एनर्जी? 0। 180 पे पोटेंशियल एनर्जी कोई बताओ? प्लस पी जिसका नाम है मैक्सिमम, बराबर इतना। और ये आपका था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, बराबर है इतना। तो ये आपके केसेस हो गए, ठीक है। एक कॉमन केस है, क्वेश्चन ये है, व्हेन डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम अनस्टेबल या फ्रॉम स्टेबल बोल सकते हो, कहीं से भी, फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल, फाइन वर्क डन, फाइन वर्क डन। एक डाइपोल को अगर आप स्टेबल पोजीशन से अनस्टेबल लेके जाते हो तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन। यही सॉल्व एग्जांपल भी है आपका, तो वो नहीं करना है, यहीं पे आ जाएगा अपना, ठीक है। कोई अगर स्टेबल पे है और उसको अनस्टेबल पे लेके जा रहे हैं तो उसका थीटा इनिशियल कितना है? ये बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये वाला सम। हाँ, स्टेबल पे है तो 0 डिग्री और फाइनल पे है तो मतलब अनस्टेबल पे है तो 180 डिग्री। इतना समझा? वर्क डन जो पूछा है वो किसका पूछा है? फील्ड का वर्क या आपका वर्क? हाँ, मैं एक्सटर्नल का ही पूछते हैं हमेशा। वर्क डन बाय एक्सटर्नल का फॉर्मूला किसी को याद है? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल था कि यू इनिशियल माइनस यू फाइनल था? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। और यू फाइनल माइनस यू इनिशियल का फॉर्मूला क्या है? पीई cos थीटा इनिशियल माइनस cos थीटा फाइनल। व्हाट इज थीटा इनिशियल? 0। व्हाट इज cos 0? 1। व्हाट इज cos 180? -1। व्हाट इज 1 माइनस ऑफ -1? तो आंसर है 2p। कहीं पे अटके हो तो बताओ। एक्सटर्नल का वर्क यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता है वर्क एनर्जी पावर से, या किसी भी चैप्टर में जिसमें वर्क डन निकालना हो तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल मैंने पहले लिखवा दिया है कि इसका मतलब ये रहता है। थीटा इनिशियल का वैल्यू 0, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 180 का वैल्यू -1 होता है, ये माइनस बीच में एक और है, माइनस माइनस प्लस, तो 2p इज द रिजल्ट, बराबर है। सॉल्व एग्जाम्पल जो मैंने बोला ना, उसका जो सिर्फ क्वेश्चन कोई पढ़ के दो ना मुझे, कोरल सिर्फ क्वेश्चन पढ़ जोर से, जल्दी पढ़। 20 जो भी है अपना बचाओ। हाँ, dipole of dipole moment P lies in a uniform electric field E such that dipole direction is along field. हाँ, along field मतलब पहला इनिशियल पोजीशन क्या है? सच दैट द डाइपोल इज प्लेस्ड along the field, मतलब थीटा इनिशियल 0। ये बोलने का तरीका है उसका। मेरा बोलने का तरीका क्या था? स्टेबल बोल दिया मैंने, उसने क्या बोला? along the field। एक ही बात है, आगे पढ़। If dipole is rotated through 180 degrees 180 डिग्री रोटेट करने का मतलब यही हुआ ना कि उल्टा घुमा रहा है। फिर आगे, such that dipole direction becomes opposite to the field direction. हाँ, तो आई थिंक स्टोरी आपको समझा, लैंग्वेज अलग है बट रिजल्ट सेम आएगा। क्या उसका आंसर भी देख रहे हो नीचे लास्ट में क्या लिखा है? तो दिस इज इंपॉर्टेंट केस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर का मेरा एक टॉपिक बाकी है, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स, बराबर। वो नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे अपन। कहीं है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर? यहाँ पे ये है ना प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, पेज नंबर 49 और पेज नंबर 50 का आधा। ये पहले ख़त्म करेंगे, आधे घंटे में हो जाएगा। फिर वहाँ से अपना चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा, कैपेसिटर्स, ठीक है। उसको भी आराम से 2 लेक्चर तो जाएंगे। ओके, चलो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे।